और मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम है तुम्हें हमारे नए चैनल पे। और ये सीरीज चल रही है वो हमारी जेई और नीट के फिजिक्स की सीरीज है। हम ऑलरेडी यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 2 लेक्चर कर चुके हैं। अब हम 3rd लेक्चर में हैं जहां हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बिफोर वी प्रोसीड, तुम्हें कम से कम पहले 3 डायमेंशन जो एनसीईआरटी में दी गई हैं अपेंडिक्स में, 30 डायमेंशन आपको आने चाहिए। एक एक करके हम इसकी सारी एप्लीकेशन को समझेंगे और एप्लीकेशन को समझने के साथ साथ हम कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पर पढ़ेंगे। आओ देखते हैं बेटा। पहला एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कहता है बेटा, टू चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। माइंड यू, एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन एक फिजिकली करेक्ट इक्वेशन, दैट इज एन इक्वेशन डिराइव्ड बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स, विल श्योरली बी डायमेंशनली करेक्ट। आओ देखते हैं। पहली इक्वेशन बहुत ही क्लासिकल है, आपने देखी हुई है। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? अरे सर, ये फिजिकल बेस्ड इक्वेशन है, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन है, इक्वेशन सही होगी। बट हाउ डू यू प्रोसीड? प्लीज नोट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप देखिए, हर इक्वेशन के 2 साइड्स होंगे। आपको ये समझना है कि इंडिविजुअल साइड्स की बात करेंगे। मोर ओवर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता है कि अगर मैं एक बंदे x को मैं एक बंदे y में जोड़ रहा हूं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, तो डायमेंशन ऑफ x एंड डायमेंशन ऑफ y हैव टू बी सेम। अगर वो सेम नहीं होती तो जोड़ना पॉसिबल नहीं है। आइए देखते हैं इस वाली इक्वेशन में LHS की डायमेंशन क्या है। वेलोसिटी की डायमेंशन आप सब जानते हैं, इट इज LT-1 मेरे प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं। इंडिविजुअल देखिए, u की डायमेंशन क्या है? u की डायमेंशन है बेटा, अगेन इट इज अ वेलोसिटी ओनली, तो LT-1 हो गया। और एक्सीलरेशन इनटू टाइम की डायमेंशन देखो बच्चे, क्या हो गया? एक्सीलरेशन इज LT-2 into t, that is equal to LT-1। क्लियरली v is equal to u plus at में हर बंदे की डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर है, जो कि होनी चाहिए थी। दैट मींस दिस इज अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। सिमिलरली दिस इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। आओ चेक करते हैं। आप जानते हैं s बराबर ut plus half at square is basically the displacement, and the equation is popularly known as the second equation of motion। अगर तुम नोटिस करो बेटा, तो s की डायमेंशन होगी l, बेटा ut की डायमेंशन u is LT-1 into t, कितना हो गया? कितना हो गया? l। वेरी गुड, दिस इज आल्सो l प्लस हाफ इज अ कांस्टेंट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सीलरेशन इज LT-2 साथ में t स्क्वायर, यानी ये भी आपका l। तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट एंड दीज आर फिजिकली करेक्ट इक्वेशन आल्सो। आप अगर नोटिस करें, यहां पर जो इक्वेशन आपके सामने है, 3rd इक्वेशन, अगर आप ध्यान दें, ये क्लासिकली एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है मेरे बच्चों, बट ये एक फिजिकली करेक्ट इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यू नो दैट द कांस्टेंट इज नॉट 6 पाई, इट इज 1/2। but that is the limitation. You cannot find whether an equation is a physically correct equation. You cannot categorically mention that. ये आपको आना चाहिए। तो अगला, आगे बढ़ने से पहले इस एप्लीकेशन के लिए प्लीज चेक करिए और मुझे बताइए कि इसका डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, प्लीज। तो बच्चों यहां तक समझो, तो हम हर क्वेश्चन में एक ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उन टॉपिक्स को थोड़ा बेसिक कर रहे हैं, उन पर क्वेश्चन कर रहे हैं, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द बिग डे, दैट इज व्हेन वी गो फॉर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन द कैटेगरी। सो द सेकंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज द डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशंस, डेरिवेशंस ऑफ द फिजिकल फिनोमेना, और उसमें ये डायमेंशन एनालिसिस प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। आपके सामने एक बड़ी जोरदार इक्वेशन है और मैं उसको एक एल्गोरिथम के तौर पे सॉल्व करूंगा, और मैं चाहूंगा कि एल्गोरिथम आप समझें, और एक बार आपने एल्गोरिथम पढ़ लिया, समझ लिया, आप हर क्वेश्चन कर पाओगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड्स, फॉर जेई, फॉर नीट वगैरह 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 वगैरह। आइए देखते हैं कैसे करना है। बेटा एनर्जी जो है इवॉल्व बाय द एनाइलेशन ऑफ मास, मास जब खत्म होता है, डिपेंड्स अपॉन द मास एंड द स्पीड ऑफ द लाइट, पॉपुलरली नोन एज द आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वेशन। हमें वो इक्वेशन डिराइव करनी है, लेकिन ध्यान दीजिए
यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको दिया गया है वो 1 है। बेस्ट पार्ट है भाई, मैंने आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 दिया हुआ है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, बहुत बार प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिए नहीं रहेंगे, और जब नहीं दिए रहेंगे तो उनको के लेके करेंगे, आगे हम देखेंगे। तो इसको फाइंड दी एनर्जी मास रिलेशन। तो आपको करना क्या है, ध्यान सुनिए। आपको करना ये है मेरे बच्चे कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़नी है, दैट इज E इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। बट बेटा मास की क्या पावर हमें नहीं पता, हमने ए एज्यूम करी। हमने कहा भाई हमें वेलोसिटी की भी पावर नहीं पता, हमने उसे बी कहा। इसको एक और स्टेप में ध्यान से, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें हटाना चाहिए। क्या हो गया, के एम ए सी बी। तो जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो एक कांस्टेंट के आ गया, जो कि आपको 1 दे रखा है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। I will request you whenever you reach to this step, make a dabba out of this step. And this is a very important dabba because this dabba will help us to find the equation eventually. आइए करते क्या है, अब हम डायमेंशनल अप्रोच लगाएंगे, दोनों तरफ की डायमेंशन लिखेंगे और सिंपल इंडिसेस के फॉर्मूले से हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ दौड़ेंगे। हमने कहा चलो देखते हैं। एनर्जी की डायमेंशन मेरा बच्चा जानता है कि इट इज E की होती है mL2T-2। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन नहीं होती, मास की m होती है, m की पावर a हो गई है, और वेलोसिटी की LT-1 होती है, पावर b हो गई है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ml स्क्वायर T-2 इज m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b। वंस यू रीच टू द स्टेप जहां पर दोनों ही तरफ में तुम्हारे पास MLTs अवेलेबल हो, तो आप पावर को कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करो तो A की वैल्यू 1 आ रही है, और नोटिस करोगे तो B की वैल्यू आपकी 2 आ रही है, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। इवेंचुअली वी वांट द डायमेंशंस ऑफ मास एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो A और B आ गया। लेट अस नाउ गो टू आवर फेवरेट डब्बा एंड पुट दोस वैल्यूज। E इज इक्वल टू K, M की पावर 1, C की पावर 2। क्योंकि K आपको 1 दे रखा है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। स्टार स्टार स्टार। अरे है तो हलवा, बट बिकॉज एल्गोरिथम इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। बच्चे तुम समझो, हमारा मोटिव क्या होना चाहिए। हम जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा मैं बार बार कहता हूं, जब तक तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम रॉक सॉलिड नहीं होंगे, तब तक तुम खतरनाक क्वेश्चन की तरफ दौड़ नहीं पाओ। और हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारे बेसिक्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि अगर कोई भी पहाड़ आ जाए तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इट फॉर यू। आपको एस्थेटिकली हर क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करनी है, कॉन्फिडेंस तभी आएगा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बहुत इजी होंगे मैं उन्हें आपको एज अ होमवर्क दे दूंगा, एज अ डू इट योरसेल्फ कर दे दूंगा। जैसे कि सामने आपके एक बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस बिकॉज ये बहुत सिंपल इक्वेशंस बनाता है, और इवेंचुअली द फॉर्मूला विल बी 2 पाई अंडर रूट L by G। तो ट्राई करो, डू इट योरसेल्फ प्लीज। वंस यू आर एबल टू डू इट, प्लीज कमेंट करें कि हाँ सर बड़ा इजी था, बहुत ही बकवास था। स्कूल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं अगेन बात कर रहा हूँ बेटा कि जब हम कोई चीज को करने की कोशिश करें, हम ऐसे कोशिश करें कि हम बेसिक क्वेश्चन जरूर करें, so that when we move on to a problem which is very difficult, very complex, then we are able to do it। because भाई साहब है तो ये टेट्रिस का गेम ही ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स जोड़ करके एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, छोटे 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 बेसिक स्टेप्स को समझ पाना। और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन होगा इसके बाद मेरे ख्याल से। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन, इट इज अ क्वेश्चन अबाउट स्टोक्स लॉ। कहता है व्हेन अ स्मॉल स्फीयर मूव्स एट अ लो स्पीड इन अ फ्लूइड, एक स्फीयर है, वो जब फ्लूइड में फ्लो करता है बेटा, तो उस पर एक ऑपोजिंग, जिसको हम ड्रैग फोर्स करते हैं, वो लगती है। तो ड्रैग फोर्स मान ले इधर लगी, ड्रैग फोर्स ये लगी, FD के नाम से जाना जाता है, इसमें F लिखा हुआ है। आपको ये दिया गया है कि जो ड्रैग फोर्स है, जो ड्रैग फोर्स है बेटा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, ध्यान दीजिए, is found experimentally to depend on the radius of the sphere r की पावर a, velocity of the sphere let's say v की पावर b, and the viscosity of the fluid eta की पावर c। वेरी इंपॉर्टेंट, eta की पावर c। अब आपको डायमेंशन एनालिसिस का अप्रोच लगाना है, बट बिफोर यू गो अहेड डब्बे को मत भूलना,
और डब्बे को नहीं भूलना है तो भाई फॉर्मूला सही से लिखना है सर, के आर की पावर ए, वी की पावर बी, ईटा की पावर सी, एंड देन हमारा फेवरेट डब्बा बनाते रहो और मजे में आगे बढ़ते रहो. Once you reach to this point, then what we'll do is we'll go for the approach of life dimension analysis. Simple है, बहुत ही बकवास है, आप सब जानते हैं. दोनों तरफ की डायमेंशन लिख दो. फोर्स की क्या होती है मेरे बच्चे? सर MLT-2 पता होनी चाहिए, इजी है. K की नहीं होती, R की होती है L की पावर A, वेलोसिटी की होती है LT-1 की पावर B, और कमेंट करो ईटा की अगर आपको आती है तो. अच्छा है, ईटा की आपको आनी चाहिए, ईटा की बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ईटा की होती है ML-1T-1 की पावर C. आई विल टेल यू हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूला. ईटा को निकालने के लिए हम ड्रैग फोर्स का बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला लगाते हैं, व्हिच सेज माइनस ईटा A dV by dx, where dV by dx is called velocity gradient. This is force, this is eta, this is A, this is dV, this is dx. Try to solve it and get the value of eta, coefficient of viscosity का dimension ml-1 t-1 आता है, आपको आना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बहुत बहुत. Every other question will talk about either gravitational constant, capital G की dimension या coefficient of viscosity की dimension. तो आप थोड़ा पढ़ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए और अपने आप derive कीजिए, so that when you apply the formula 2-3 times आपको ये याद हो जाए. आइए थोड़ा सा फोर्थ क्लास अलजेब्रा करते हैं. ये हो गया m की पावर c, l की पावर a प्लस b माइनस c, एंड t की पावर माइनस b माइनस c is MLT-2. कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ MLT. c की वैल्यू सिंपल 1 आ गई, a प्लस b माइनस c की वैल्यू 1 आ गई, एंड बेटा t की क्या है बेटा? माइनस बी माइनस सी की पावर -2 आ गई. और इसकी वैल्यू यहां रखते हैं, माइनस बी माइनस 1 इज -2, माइनस बी इज इक्वल टू -1. तो b की वैल्यू मेरे बच्चों 1 आ गई. आपके पास b है, आपके पास c है, आगे रख देते हैं. तो ये होगी बेटा a, b की +1, c की भी +1 इज इक्वल टू 1, टा और टा a इज इक्वल टू 1. तो A is 1, B is 1, C is 1. बड़ा ही क्लासिकल फॉर्मूला है स्टोक्स लॉ का. तो अगर आपको ये आ गया तो लेट्स गो बैक टू डब्बा एंड कीप द वैल्यूज. तो F की वैल्यू क्या आती है बेटा? ये आती है K R की पावर 1, V की पावर 1, ईटा की पावर 1. दैट इज द फॉर्मूला. आई विल टेल यू कि ये स्टोक्स लॉ है और K का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है बेटा वो आती है 6 पाई. कितना आती है? 6 पाई. इसमें दिया नहीं हुआ है. और अगर तुम एक सब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करो तो ध्यान रखना k की वैल्यू नहीं दे रखी है तो अपने आप लिखने की जरूरत नहीं है, केवल k लिखो. तो फोर्स का फॉर्मूला इवेंचुअली इज 6 पाई ईटा आर वी. एंड इफ यू रिमेंबर दिस यू कैन आल्सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईटा फ्रॉम दिस. अ गुड क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल वन. ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज बकवास क्वेश्चन. ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. बहुत ही बकवास क्वेश्चन है. एक और देखते हैं इसके बाद. फिर दैट इज दी जो नंबर ऑफ मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में मैंने पहला डायमेंशन आपको सिखाया, 2 एप्लीकेशन सिखा दिए हैं, तीसरा हम करने जा रहे हैं, बहुत जोरदार है. अब बेटा इसमें क्या होता है? कन्वर्टिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ वन सिस्टम टू यूनिट्स ऑफ वैल्यूज इन द सेकंड सिस्टम. जनरली आई डो नॉट प्रेफर डूइंग दिस प्रॉब्लम यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस एंड नीट. एंड इसमें ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम डायरेक्टली द नॉलेज ऑफ कन्वर्जन खुद लगा सकते हैं. मैं 2 तरीके सिखाऊंगा, लेकिन मैं केवल एक क्वेश्चन इसको लेके चलूंगा. ध्यान दीजिए, आपको g की वैल्यू आपको दे रखी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू इन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऑब्वियसली ये बकवास क्वेश्चन है. ध्यान दीजिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 9.8 into 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑब्वियसली बकवास अप्रोच है, बकवास क्वेश्चन है. एंड डू यू वांट मी टू हैव अ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन? आई विल गिव यू अ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, नॉट अ प्रॉब्लम. बट प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बुद्धि यूज करो, चौथी क्लास की अलजेब्रा यूज करो और कन्वर्जन को सॉल्व करो. और देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसकी हेल्प से मैं इसको एक और तरीके से समझाऊंगा. मैं हमेशा कहता हूं 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डायन. याद आ रहा है?
कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बेटा. बिफोर यू गो अहेड यू शुड रिमेंबर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन होता है. डायन बोलता हूं मैं, डाइन नहीं बोलता हूं. उसका ऑब्वियसली रीजन है, कभी आपको लगे कि भैया न्यूटन बोल दो किसी को भी, स्पेशली गर्ल्स, इफ यू वांट समबडी टू से कि तुम डायन हो भाई साहब, वोबल डायन हो, सिंपली कॉल हर यू आर अ न्यूटन बिकॉज यू आर इक्विवेलेंट टू 1,00,000 डायन. ठीक है, जोक्स अपार्ट, हमें फंडा समझना है और देखते हैं फंडा कैसे करना है. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसकी यूनिट होती है. फॉर एग्जाम्पल 1 न्यूटन में 1 is the numerical value and the other one is the unit. For example, if I say my mass is 74 kgs, 74 is the numerical value and kg is the unit. अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो मैं इसको बोल सकता हूं 74,000 ग्राम्स. प्लीज नोट, 74,000 ग्राम बोलने से मेरा मास बढ़ नहीं है भाई साहब, उतना ही है. इसका मतलब है the numerical quantities may increase resulting into decrease in the units and vice versa, but still the value remains same, the quantity remains same. 74 kg and 74,000 grams are equal, एकदम equal है. तो नेवर इसका क्या मतलब है सर? रिमेंबर सर n1 u1 की वैल्यू हमेशा n2 u2 के बराबर. लेट्स सॉल्व अ एल्गोरिथम. तो एल्गोरिथम कहता है कि n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाय u2. अब बेटा जो भी क्वांटिटी आपको दे रखी है उसकी डायमेंशन लिख लो. यहां पर आपको डायमेंशन दे, कन्वर्ट 1 न्यूटन दिया नहीं गया है, बट थोड़ा समझदारी लगाओ यार थोड़ा सा. तो कैन आई से इट इज इक्वल टू n1, ये हो गया m1 l1 t1 minus 2 अपॉन m2 l2 t2 minus 2, that is the dimension of force. थोड़ा सुंदर लिखो before you go ahead. n2 is n1 m बेटा. अब आप ऐसे लिखिए m1 by m2, मास को अलग करो, l1 by l2 लेंथ को अलग करो, एंड बेटा t1 by t2 को -2 उनको अलग अलग करो. व्हाट इज n1? 1 न्यूटन. तो 1 है, न्यूटन नहीं बेटा, 1 वैल्यू 1 है. Now convert, let's say, what is m1? m1 is the SI value of mass, l1 is the SI unit of length, and t1 is the SI unit of what? Time. तो सर 1 m1 SI unit में क्या होता है सर? 1 kg. m2 किस में? m2 है बेटा CGS में. तो मास की CGS यूनिट क्या होती है सर? 1 ग्राम होती है. एकदम कोई टेंशन मत लो, एकदम ऐसे लिखो. लेंथ की होती है 1 मीटर और इसकी होती है 1 सेंटीमीटर और इवेंचुअली इसकी भी 1 सेकेंड और इसकी भी 1 सेकेंड. तो हमने क्या किया बेटा? हमने डायमेंशन लिखी, हमने उन्हें ml को अलग अलग लिखा. उसके बाद हमने ध्यान दिया बड़ा जोरदार बात, और वो क्या है कि बेटा जो है m1 अगर SI सिस्टम का है और m2 अगर CG सिस्टम का है, सिंपली राइट देम, डोंट वरी अबाउट इट. लिखने के बाद यहां पहुंच जाओ. अब पूछो किसमें कन्वर्ट करना है n2 बाबू? तुमको किसमें कन्वर्ट करना है? CGS में करना है. यानी whoever is है, जो भी यहां बंदे लिखे हैं उनसे बोला भाई तुम SI नहीं चलोगे, हमें n2 अगर CGS में चाहिए तो हर बंदा यहां पर CGS में होना चाहिए. यानी n2 की वैल्यू इज 1. CGS में करते हैं 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, और बच्चे मेरे 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड की पावर -2. थोड़ा सॉल्व करो. जी ने जी को मारा, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मारा. वी डोंट वांट यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए भाई साहब, इसलिए यूनिट उड़ा रहे हैं, इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं. एंड n2 की वैल्यू आ गई, देखो 1 2 3 एंड 1 2 बराबर 10 की पावर 5. n2 is 10 की पावर 5, which means 1 न्यूटन is 10 की पावर 5 डायन. याद रखें, डायन ही बोलो, मजा आता है. चलो ध्यान से करो, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट करो, और समझ आया तो फिर अगला करो. बच्चों ये CGS सिस्टम के लिए वर्क की यूनिट है 1 जूल. मैं आंसर लिख दे रहा हूं, आप अपने आप कर लीजिए. 1 जूल बेटा 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है. आपको पता होना चाहिए, यू विल सॉल्व इट, इट विल कम लाइक दैट ओनली. अगली जो एप्लीकेशन है दैट इज अजीब सिस्टम ऑफ यूनिट. अजीब नाम अजीब रखा गया है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी बकवास आ सकता है, और हमें आना चाहिए, बहुत ही सिंपल होता है. सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है. आपको दिया गया इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट
1 unit of time is 5 seconds, 1 unit of mass is 20 kgs and unit of length is 10 meters. आपसे पूछा गया है in this system 1 unit of power will correspond to how many watts. Let's understand what exactly you are, what, केवल यूनिट की बात करनी है ना भाई साहब. तो हमने कहा सर N2 is equal to N1 U1 by U2. सर पावर की डायमेंशन, बेटा पावर की डायमेंशन होती है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि ML2T minus 2 by T, यानी कि ML2T minus 3. तो क्या हो गया बेटा N1, क्या बच्चे M1 by M2 है बच्चे, L1 by L2 का स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज T1 by T2 की पावर -2. कर लोगे तो हो जाएगा. अब बेटा पहले समझो, कन्वर्जन में आपसे बोला जा रहा है इन दिस सिस्टम 1 यूनिट ऑफ पावर क्या होगी. हमने कहा ठीक है तो करना थोड़े है, आओ इस सिस्टम की यूनिट लिखते हैं, इस सिस्टम की यूनिट लिखते हैं. तो N1 तो 1 यूनिट है, मास M1 इज 10 kg ना, मेरे ख्याल से नहीं, 1 यूनिट ऑफ मास इज 20 kg. ओके, और नॉर्मली 20 kg, और वॉट में नॉर्मली मास की यूनिट क्या होती है बेटा 1 kg होती है, आप जानते हैं मेरे ख्याल से. लेंथ की आपकी यूनिट 10 मीटर दे रखी है, 10 मीटर, और नॉर्मली होती है 1 मीटर. ठीक है भाई साहब, स्क्वायर हो गया. और अगला है बेटा टाइम की होती है इसमें, टाइम की 5 सेकेंड, तो भैया 5 सेकेंड्स, और होती है ये 1 सेकेंड, और ये हो गया बेटा -2 की पावर. कुछ नहीं करना यार, तुझे यूनिट निकालनी थी, तूने ऐसा कन्वर्जन कर दिया है जहां केवल और केवल मैग्नीट्यूड बचेगा, यूनिट बचेगी नहीं. एंड दिस इज द आंसर. आओ देखते हैं. 1 into 20 into 10 into 10 into पावर आधी है तो बेटा 1/5 into 1/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, and that is how much? This is coming out to be 20 भाई साहब, 20 up into 4, that is 80 watts. 80 watt. Oh, I think I have done one thing. एक छोटी सी गलती हो गई, अगर आपने नोटिस किया हो. t की पावर -3 आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना कि t की पावर -3 करो इससे, तो अब सही होगा ना बच्चे. तो ये हो गया 20 into 10 into, यहाँ भी 3 आएगा, देखो एक ऊपर जा रहा था, तो 1/5, 1/5, 1/5, 20 भाई साहब, और 10 यहाँ पे 2 बार था तो 10 भी लिखो. तो कितना हो गया 80/5, 16 वॉट. ठीक है, वो T³ था. इजी है, अजीब सिस्टम है लेकिन कोई चीज अजीब नहीं है, अपने आप ट्राई करोगे एकदम बकवास. अजीब सिस्टम का एक और क्वेश्चन है, ट्राई करिए, प्लीज मुझे आंसर दीजिए. अगर आपको आता है बहुत खुशी की बात है, आंसर कमेंट में जरूर दो मेरे बच्चे. जब तक तुम डू इट योरसेल्फ अपने आप नहीं करोगे, तब तक इस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करने का जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो सही नहीं होगा. तो आपको जरूरी है कि आप उसे ठीक से रिवाइज करें. देन आता है एक अच्छा क्वेश्चन, और एक अजीब सिस्टम है, होगा अजीब सिस्टम, टेंशन मत लेना. क्वेश्चन बर्बाद है और मैं तुम्हें इसका एक अप्रोच दिखाता हूं. आओ देखो. The speed of light, gravitational constant and the Planck's constants are taken as fundamental PQs and they are not fundamental PQs. But क्योंकि अजीब सिस्टम है, और अगर अजीब सिस्टम है तो हम जो मर्जी वो समझ सकते हैं. तो आपसे पूछा गया है द डायमेंशन ऑफ टाइम इन दिस अजीब सिस्टम क्या होगा. हमने कहा कोई नहीं, वही पुरानी कहानी. टाइम को आई कैन से टाइम इज प्रोपोर्शनल टू क्या क्या बेटा, स्पीड ऑफ लाइट तो c की पावर a, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की पावर b, एंड मेरे प्यारे बच्चे प्लैंक्स कांस्टेंट h की पावर c. आपको डब्बे वाला स्टेप लिखना ही लिखना है, k c की पावर a, g की पावर b, h की पावर c. जिनकी डायमेंशन आती है अच्छी बात है, जिनकी नहीं आती है भी निकालेंगे. m0 l0 t की पावर 1. ध्यान दे बेटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट डायमेंशन नहीं होती. स्पीड की आपको याद होनी चाहिए, ये होगी LT-1 की पावर a. कैपिटल जी का याद है, कैसे आता है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर. तो ये हो गया बेटा MLT-2 बराबर G m स्क्वायर बाय RL स्क्वायर. थोड़ा सिंपल है, देखो ध्यान से. G की वैल्यू क्या आ गई, m की पावर -1, L की पावर 3, T की पावर -2.
गलती नहीं करोगे तो एकदम मस्त आएगा। m की पावर -1, l की पावर 3, 2 1 3 हो गया, और t की पावर -2 की पावर b। प्लैंक्स कांस्टेंट, डोंट वरी अबाउट यार। अगर आपको याद हो E इज इक्वल टू एच म्यू फॉर्मूला है, दैट इज E इज इक्वल टू h बाई टी फॉर्मूला है, यानी कि h का फॉर्मूला ET है। ET मतलब एनर्जी इनटू टाइम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। सर ये सर आपको याद कैसे? अरे भैया तुमको भी याद करना है, और हो जाएगा, समय के साथ हो जाएगा। दिस फॉर्मूला E बराबर h म्यू इज अ फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन। तो धीमे धीमे आपको याद करना ही पड़ेगा यार, दिस इज इंपॉर्टेंट। हमने लो भैया प्लैंक्स कांस्टेंट की भी आ गई, एनर्जी इनटू टाइम की बात कर रहे हैं। एनर्जी का होता है ml स्क्वायर t माइनस 2, एक t आ गया तो हो गया ml स्क्वायर t माइनस 1 की पावर आपका c। देखिए मस्त इक्वेशन का सेट बनेगा इसमें, और ट्राई करते हैं। तो बेटा आया m0 l0 t1, और वहां पर बेटा मास यहां पर कितना है देखो, -b प्लस c। फिर आपके पास L कितना है मेरे बच्चे, A प्लस 3b प्लस 2c, और मेरे बच्चे टाइम कितना है, -a माइनस 2b माइनस c। देख मस्त इक्वेशन बन रही, परेशान मत हो। -b प्लस c की वैल्यू 0 हो गई, यानी b की वैल्यू c के बराबर हो गई, ध्यान देना। फिर a प्लस 3b प्लस 2c की वैल्यू 0 हो गई। अगर नोटिस किया जाए, अभी देखिए b को c की जगह c रख दो तो क्या हो गया, a प्लस 3c प्लस 2c यानी कि 5c इज इक्वल टू 0। एंड बेटा यहां पर देखो -a माइनस 2b माइनस c इज 1, तो क्या करो b को रखो c के बराबर, तो -a माइनस 2c और माइनस c हो गया -3c इज इक्वल टू 1। अब बेटा करना क्या है, आप उसको से सॉल्व करना है। तो सॉल्व बिना सॉल्व किए भी हो जाएगा, लेकिन मैं आप चाहता हूं कि आप सॉल्व कीजिए। देखो मैं हमेशा बोलता हूं 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल होने चाहिए, लेकिन हमें आती तो 2 ही इक्वेशन है ना। अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो a हो जाएगा टाटा, तो ये हो जाएगा 2c, क्यों +5 -3 इज 2c इज 1, यानी c की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/2, और a की वैल्यू हो बेटा, a की वैल्यू हो गई -5c, यानी कि -5/2। a b c, ध्यान देना c बेटा देखो जब भी लिखा करो ना तो कंफ्यूजन ना हो, तो ऑप्शन में जो लिखा है ना पैटर्न G H C उस तरीके से देखा करो। लेकिन हम कोई बात नहीं, c की पावर हमारी होनी चाहिए a, और a की वैल्यू है -5/2। केवल एक ही ऐसा बंदा है जिसमें आंसर है, बाकी मेरे को देखने की जरूरत भी नहीं है यार, बाकी मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है। c की वैल्यू -5/2 है, और तुम रखोगे b c तो आ जाएगा। अब भैया चिल्ला चिल्ला के अजीब सिस्टम, कोई अजीब सिस्टम नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आपके जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत पहले आया है, आई डोंट नो द ईयर, बट दिस इज अ क्वेश्चन टेकन फ्रॉम दैट लेवल ओनली, इजी। ठीक है, अगर समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये है बेटा, विद दिस वी कैन कंक्लूड दी लेक्चर बाय वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन कि कुछ लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, और वो कहती है बेटा डायमेंशनल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, वो 6 पाई फॉर्मूले में f वाले, वो टाइम वाले फॉर्मूले में 2 पाई नहीं निकाला सकता। इंपॉर्टेंट। फिर ध्यान देने वाली बात है बेटा कि अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो यू कैन नॉट डिराइव अ डायमेंशनल फंक्शन लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, e की पावर x, a की पावर x वगैरह 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 आप डिराइव नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको कोई कहे कि नहीं एचएम की इक्वेशन डिराइव करो, y is equal to a sin omega t plus phi, you cannot derive it because sin की डायमेंशन होती नहीं, कहां से डिराइव करोगे? इसलिए ये भी लिमिटेशन। ध्यान देने वाली बात है मेरे बच्चे, if physical quantity depends on 2 pq's of same dimensions, यानी कि अगर लेंथ और रेडियस दोनों पे डिपेंड करता है, अगर लेंथ और रेडियस दोनों पे डिपेंड करता है, हम डिराइव नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों की डायमेंशन में जो फॉर्मूला आएगा बेटा, लेंथ इज लेंथ, रेडियस इज आल्सो लेंथ, तो दोनों की पावर अलग नहीं आएंगी, और इसलिए हमारे फायदे की बात नहीं है, और ऐसे प्रॉब्लम्स हम अप्रोच नहीं कर पाते। जब भी किसी फॉर्मूले में पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म आ जाए, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v बराबर u प्लस at वगैरह वगैरह वगैरह, यू कैन नॉट डिराइव इट
Yes, you can derive it by parts. That means you can derive s की ut की relation and s की half at square की relation, and then by some mathematical assumptions you can say कि हाँ इन दोनों पर डिपेंड करेगा, s की वैल्यू ut plus half at square होगी. Then last one बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, in mechanics. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे लिए बोर्ड्स का अगर प्रॉब्लम आता है तो हमें पता होना चाहिए. इन मैकेनिक्स यू ओनली हैव MLT. तो अगर तुम्हारे पास MLT की पावर्स ही करनी है तो MLT की हो सकती है केवल 3 इक्वेशन, एक M की, एक L की, एक T की. इसका मतलब है अगर कोई 4 वेरिएबल हो गए, कोई क्वांटिटी 4 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर गई, तुम इसको यूज नहीं कर पाओगे इन मैकेनिक्स. हाँ, अगर थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है तो आप टेम्परेचर एक वेरिएबल बन जाएगा, अगर 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 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आता है तो एक और वेरिएबल आ जाएगा. बट इन मैकेनिक्स इट शुड बी ओनली प्रोपोर्शनल टू 3 थिंग्स. तो मेरे बच्चों, आई होप मजा आया होगा, आई होप काफी चीजें समझ में आई होंगी. मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा बेटा, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दी डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम्स और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो. और अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक अस, सब्सक्राइब करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी सीरीज मैं लाता रहूं. जनवरी 2024 का जेई का पेपर पूरा कवर कराना है, और ऐसा कराना है भाई साहब कि अगर जेई के 30 क्वेश्चन आते हैं और 25 करने होते हैं, मेरा बच्चा 30 के 30 कर जाए. 30 के 30 करने के काबिल तो हो फिजिक्स वाले पार्ट में. मेहनत करते रहो बेटा, बिकॉज मेहनत का कोई भी, देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट अबाउट हार्ड वर्क. So please keep on working very hard. I will work very hard and eventually will crack JEE Mains and NEET by like anything. When I say JEE Mains, JEE Advanced की भी प्रॉब्लम्स आएंगी अच्छी हम उन्हें भी करेंगे. ठीक है, ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों. जल्दी ही इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट की लास्ट एक्सरसाइज के बारे में, लास्ट चैप्टर कहते हैं ना, बहुत ही बकवास सा सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ के बारे में बात करेंगे बहुत ही जल्दी से 10 मिनट के अंदर. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं. हमें आपके प्यार की बहुत जरूरत है. थैंक यू मेरे बच्चों, बाय बाय.